नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के द्वारा प्रारंभ की गई मुहिम भारतीय संविधान की यात्रा शुरू से अंत तक मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, आज अपनी भारतीय संविधान की यात्रा की जो है चौथी क्लास है और इसमें अपन मौलिक अधिकारों के MCQ पर चर्चा करने वाले हैं जो कि अब तक के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए अब मेरे साथ अपन एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सूची पृष्ठ का सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट तो ये है और सूची सेकंड ये है। एक तरफ तो आपको इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं और एक तरफ आपको इन अनुच्छेदों की व्याख्या दी गई है, तो इसका अपने को मिलान करना है। तो पहले तो अपन अंक डाल देते हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 14 में ये बात लिखी हुई है कि विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो अनुच्छेद 14 के समक्ष अपन कितना कर देंगे? 4। आगे देखो अनुच्छेद 17 में क्या बात लिखी हुई है? अनुच्छेद 17 में लिखी हुई है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। तो ये बात कितने पे लिखी हुई? 1 पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर है अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी 3। और लास्ट है अनुच्छेद 29, इसमें लिख रखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी 2। इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा? एक तो 4, एक 1, 3 और 2। ये वाला ऑप्शन अपने को सही करना है। तो देखते हैं अपन। पहला आंसर है आपका 1 3 4 2 गलत है, 4 2 3 1 ये भी गलत है, 1 3 2 4 ये भी गलत है और 4 1 3 2। ये आपका डी आंसर क्या है प्रिय विद्यार्थियों? एकदम सही है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए है जन्म स्थान, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है उद्भव, ऑप्शन डी है योग्यता। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 15 ये कहता है कि जन्म, लिंग, उद्भव, निवास स्थान, जाति के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। यानी समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15 ये कहता है कि जन्म, लिंग, उद्भव, निवास स्थान, जाति के आधार पर राज्य किसी के साथ, किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। तो इसमें जन्म स्थान भी आ रहा है, धर्म भी आ रहा है, धर्म भी लिखो आप, धर्म भी आएगा यहाँ पर। धर्म, जन्म, लिंग, उद्भव, निवास स्थान, जाति के आधार पर, और उद्भव भी आ रहा है, लेकिन योग्यता नहीं आ रहा है। इसका मतलब अपना सही आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा? उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। आगे चलते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है संविधान का 17 अनुच्छेद संबंधित है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ऑप्शन बी क्षमता का, यानी ये समता है, क्षमता नहीं, समता का अधिकार देता है, ऑप्शन सी अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की बात अनुच्छेद 19 करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है इसकी बात अनुच्छेद 17 करता है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात अनुच्छेद 32 करता है। ठीक है, और समता के अधिकार की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आपके करता है आपका 14।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपने को 17 पूछा है तो 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है अनुच्छेद 17। तो आंसर क्या होगा? सी आपके आंसर सही होगा। तो अगर मैं यहां पर थोड़ा इसका व्याख्या करें अपन, तो अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछात का उन्मूलन। और इसके तहत अभी तक संविधान में 3 कानून बने हैं। एक तो 1955 में, एक 1976 में और एक 1989 में। वर्तमान में 1989 का ST/SC निरोध कानून क्या है? लागू है। तो 1955, 1976, 1989 में ST/SC निरोधक कानून बनाए गए थे, जो कि 1989 का ST/SC निरोधक कानून वर्तमान में क्या है? आपके लागू है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की 19 के अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो अगर मैं बात करूं तो अगर 19 की बात करें, 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो है, इसमें क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये एक अति व्यापक अनुच्छेद है संविधान का अति व्यापक अनुच्छेद है। ये अति व्यापक अनुच्छेद क्यों है? क्योंकि इसमें प्रारंभ में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन वर्तमान में ये अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। तो कौन सी स्वतंत्रता इसमें हटाई गई है उस पर अपन देखते हैं। आइए, तो अगर मैं बात करूं 19 क की, तो 19 क में लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस, मीडिया, चुप रहकर और मतदान में नाटकों का प्रयोग करके आदि जो है, इस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं 19 ख में, तो 19 ख में लिखा है शांतिपूर्ण, किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की जो है स्वतंत्रता है। लेकिन ये शांतिपूर्ण सम्मेलन जो है ये हथियार रहित होने चाहिए, इसमें हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जबकि 19 ग क्या कहता है? 19 ग कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी भारतीय नागरिक संघ बना सकता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन पुलिस और वेश्या पर संघ बनाने पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि 19 ग की बात करूं मैं, तो 19 ग में लिखा हुआ है भारत भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी भारत में कहीं भी आपका आवागमन हो सकता है, आप जा सकते हो, आ सकते हो। लेकिन कर्फ्यू और प्रतिबंधित सेक्टर जो है उनमें आप नहीं जा सकते हो, वहां पर आपके जाने पर क्या है? प्रतिबंध है। जबकि 19 अंग में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है भारत निवास की स्वतंत्रता, यानी आप भारत में किसी भी जगह निवास कर सकते हो, किसी भी जगह आप अपना रेजिडेंस बना सकते हो। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर जो था ऐसा राज्य था जिस पर रेजिडेंस बनाना यानी उचित नहीं था, यानी उसमें संविधान में ऐसा विशेष राज्य का दर्जा था उसे, तो वहां पर अपना रेजिडेंस नहीं बना सकते थे, वहां की जमीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और अनुच्छेद 35 से हटने के बाद में यहाँ पर भी आप जमीन खरीद सकते हो और यहाँ पर भी अपना निवास बना सकते हो। तो आगे बात करें अपन, इधर मैं लिख देता हूँ 19 च, और 19 च में संपत्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, संपत्ति की स्वतंत्रता। तो प्रिय विद्यार्थियों, संपत्ति की स्वतंत्रता को संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस संपत्ति की स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। यानी संपत्ति की स्वतंत्रता पर क्या कर दी गई? प्रतिबंध लगा दिया गया। और 19 6 में
आजीविका, आजीविका व रोजगार की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7, लेकिन 19 से हटा दिया गया है, इसीलिए कितनी रह गई है, 6। तो अपना आंसर क्या होगा इसका सही, बी यानी 6। तो वर्तमान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन अपने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने का या व्यवसाय करने का अधिकार है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19(1), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32(2), ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14(5) और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 16(6). तो अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 19(1) की, तो इसमें क्या लिख रखा है, किसी भी व्यक्ति को आजीविका व रोजगार पाने की क्या है, स्वतंत्रता है, यानी रोजगार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ है, यह बात भी लिखी हुई है कि आप रोजगार तो करो, आजीविका के लिए रोजगार करो, लेकिन वो रोजगार तस्करी व आतंकवादी गतिविधियों से सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यानी तस्करी या आतंकवादी यानी 2 नंबर के धंधे में आप विलीन हो, तो यानी ये उचित नहीं है। आप रोजगार के लिए अच्छा रोजगार बना सकते हो, इसकी स्वतंत्रता है, लेकिन 2 नंबर का धंधा करके आप यानी इसकी स्वतंत्रता चाहते हो तो ये आपको सरकार स्वतंत्रता नहीं देती है। जबकि अनुच्छेद 32(2) में जो है संवैधानिक उपचारों की बात की गई है, जिसमें 5 प्रकार के लेख जारी करने की अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को क्या है, स्वतंत्रता है। जबकि अनुच्छेद 14(5) में जो है समानता के अधिकार की बात की गई है, ठीक है, तो उसके बारे में लिखा हुआ अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में लिखा गया है, और इसमें रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 16(6) में, ठीक है ना, कि सरकारी नौकरियों में आर्थिक पिछड़े आधार पर क्या दिया जाएगा, आपको आरक्षण दिया जाएगा। आगे चलते हैं अपन। तो सही क्वेश्चन सही आंसर क्या था अपना, ए। आगे चलते हैं अपन। 6ठा है आपके संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति का 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। यानी कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, तो उसे 24 घंटे के अंदर समकक्ष न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ेगा। ये किसमें लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 24 में और अनुच्छेद 26 में। तो मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका सही आंसर होगा आपके बी, यानी अनुच्छेद 22 क्या कहता है, अनुच्छेद 22 कहता है कि निवारक निरोध कानून की बात करता है। ये कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके अपराध की वैधता और अवैधता को सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे के भीतर उसे समकक्ष न्यायालय में उपस्थित करना अनिवार्य है। इस 24 घंटे में एक तो यात्रा का समय और एक अवकाश का दिन नहीं जोड़ा जाता है, बाकी 24 घंटे के अंदर उसे समकक्ष न्यायालय में उपस्थित करना पड़ता है। और यहाँ पर इसका एक अर्थ यह भी लगाया जाता है निवारक निरोध कानून का कि भाई किसी व्यक्ति को अपराध करने, यानी किसी अपने को ऐसा पता चल जाए कि ये अपराध होने वाला है, तो उस अपराध को रोकने के लिए जिस व्यक्ति पर शंका है उसे अपराध से पूर्व भी क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसके लिए आजादी से पूर्व कैसा कानून था, तो एक कानून था जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। आजादी से पूर्व कौन सा कानून था, रोलेक्ट एक्ट, जिसे जो न अपील न दलील न वकील का कानून कहा जाता था। मोतीलाल नेहरू ने कहा था क्योंकि इसके तहत 5 व्यक्ति अगर एक जगह है तो उनको गिरफ्तार करके यानी जेल में डाल दिया जाता था, और न उसके लिए न तो कोई वकील होता था, न कोई दलील होती थी, न कोई अपील की जाती थी, ठीक है। तो उसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी। इस रोलेक्ट एक्ट को काला कानून की क्या दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। तो ऐसा कानून वर्तमान में
बनाया गया है क्या, तो वर्तमान में भी ऐसे कानून है। निवारक निरोध कानून 1950 में एक बनाया गया था रासुका, रासुका का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और एक टाडा टेररिज्म एक्ट, और एक मीसा, और एक केमोपेसा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे कानून जो है, निवारक निरोध कानून जो है वर्तमान में भी क्या है, लागू है। आगे चलते हैं अपन। सातवां क्वेश्चन है अपना, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी सी गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो इसका आंसर सही होगा, अभी आपने पढ़ाया था, ऑप्शन सी गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। यानी इसके तहत क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसे 24 घंटे के अंदर अंदर समकक्ष न्यायालय में क्या करना पड़ेगा, उपस्थित करना पड़ेगा। तो अभी हाल ही में पढ़ा था अपन ने, तो ऑप्शन सी इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। जबकि मैं बात करूं आगे, यहीं पर अगर बात करें अपन शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अनुच्छेद कहता है आपके, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में क्या किया गया है, इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। 23 में बलात्श्रम की बात की गई है और 24 में बाल श्रम की बात की गई है, ठीक है। जबकि शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में क्या किया गया है, इसकी चर्चा की गई है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बी आर अम्बेडकर ने संविधान की क्या बताया, इसे आत्मा बताया। संविधान की क्या कहा, इसे आत्मा कहा था। आगे चलते हैं अपन। 8वां क्वेश्चन अब आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। सूची स्पष्ट दे रखी है, एक तरफ सूची 2 दे रखी है, इसके नंबर डाल लो आप 1 2 3 4। अपन एक तरफ तो अधिकार दे रखे हैं, एक तरफ उनके अनुच्छेद दे रखे हैं, इनका मिलान करना है। सबसे पहले बात करते हैं उपाधियों के निषेध की। तो उपाधियों के निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई है, 18 में। तो आपका यहाँ पर आप कितना लगा दो, 3, क्योंकि अनुच्छेद 18 कितने पर है, 3 पर। फिर आपके धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये बात की गई है अनुच्छेद 26 में। तो आपके 2 नंबर पर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि अनुच्छेद 26 में इसकी बात की गई है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 29 में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। और शिक्षा का अधिकार ये दिया गया आपके अनुच्छेद 21 क में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यानी आपका आंसर क्या होगा, 3 4 1 2। यह आपका आंसर सही है। देखो इसमें आप, तो ये 4 ये गलत हो गया, 3 4 1 2, यही आपका बी आंसर क्या है आपका प्रिय विद्यार्थियों, सही है। आगे चलते हैं अपन। 9वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में बाल श्रम निषेध से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो ऑप्शन ए है, सबसे ए है अनुच्छेद 24, और 24 में किस बात की गई है, बाल श्रम निषेध की, बाल श्रम निषेध की। जबकि अनुच्छेद बी में यानी अनुच्छेद 45 में किसकी बात की गई है, तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य व्यवस्था करेगा। यानी देखो, ये अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और इसमें अनुच्छेद 45 में ये बात लिखी हुई है कि निःशुल्क शिक्षा कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 0 से 6, यानी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, जैसे कि आंगनबाड़ी है आदि, ठीक है ना। तो बाल गृह आदि ऐसी व्यवस्था करेगा जिसके माध्यम से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा, यानी शिक्षा का ज्ञान दिया जा सके। जबकि
6 से 14 वर्ष अनिवार्य शिक्षा की बात किसमें की गई है? तो वो बात की गई आपके 21 क में और आपके कर्तव्यों में, ठीक है। तो अपन वहां पर भी चर्चा कर चुके हैं। और अनुच्छेद 330 इसमें किसकी बात की गई है? तो इसमें आरक्षण की बात की गई है। किसमें? तो लोकसभा में अल्पसंख्यक, लोकसभा में यानी मुस्लिम, SC ST और जो है आपके एंग्लो इंडियन आदियों के बारे में आरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की क्या की गई है? बात की गई है। जबकि आपका सही आंसर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम की बात की गई है। और बाल श्रम में इसमें यह बताया गया है, बाल श्रम निषेध में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, बच्चों को कल कारखानों में काम करवाना निषेध। क्योंकि सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करती है, तो इसीलिए यहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर कल कारखानों में काम करवाया जाता है तो ये क्या किया गया है? राज्य द्वारा निषेध किया गया है। एक अपराध है, ये दंडनीय अपराध है। इसीलिए अगर कोई 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर किसी कल कारखाने में या किसी होटल पे अगर काम करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सरकार क्या करेगी? कार्रवाई करेगी, ठीक है, तो उसके मालिक के खिलाफ, ठीक है। तो और बच्चे को शिक्षा यानी अनिवार्य शिक्षा दिलाएगी, ठीक है। पर यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें, 2012 में एक संशोधन किया गया और ये बात कहा गया कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, 14 वर्ष से कम उम्र का है, अगर वो पुश्तैनी कार्य करता है जो कि जोखिमपूर्ण नहीं होने चाहिए, तो वो बच्चा कर सकता है। पुश्तैनी कार्यों का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पंडित है तो पंडित का बेटा पंडिताई कर सकता है, अगर वो 14 वर्ष से कम उम्र का है तो भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पुश्तैनी कार्य करने पर क्या दी गई है? छूट दी गई है, बस वो कार्य जोखिमपूर्ण नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन ए है सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है मानवता, ऑप्शन डी है सदाचार। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 25 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 25 अपने को बताता है, अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है एक तो लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य नहीं, लोक व्यवस्था का मतलब यहां पर सार्वजनिक व्यवस्था भी हो सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य। उपबंधु के अधीन राज्य धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता देगा। यानी लोक स्वास्थ्य यानी सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य उपबंधों के अधीन राज्य धार्मिक अंतःकरण की क्या देगा? स्वतंत्रता देगा। यानी किसी भी धर्म को मानने की, किसी धर्म की उपासना करने की आदि चीजों को मद्देनजर रखते हुए धार्मिक अंतःकरण की क्या देगा? स्वतंत्रता देगा। लेकिन उसमें एक तो लोक सार्वजनिक व्यवस्था यानी किसी सार्वजनिक जन को हानि न पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाएगा। सदाचार यानी उसमें शिष्टाचार होना चाहिए, यानी अनुशासन होना चाहिए। और एक स्वास्थ्य उपबंधु यानी अगर उपासना ऐसे करो उसमें मरणासीन हो जाए, समाधि लेने से किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी आज्ञा सरकार नहीं देगी, ऐसी स्वतंत्रता सरकार नहीं देगी, ठीक है। तो इसीलिए धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता है आपको, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है आपको, किसी भी धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो इन तीनों उपबंधों के विपरीत नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं अपन। तो आज के क्वेश्चन अपने यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। आज की 10 क्वेश्चनों की सीरीज थी, इसी सीरीज को अपन कल और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी प्रिय विद्यार्थी हमारा हौसला बढ़ाते रहें,
क्लास को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है ना, आपको 2 दिन क्लास नहीं मिली, 2-3 दिन क्लास नहीं मिली तकनीकी खराबी के कारण, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। ठीक है, आपको हर रोज क्लास मिलती रहेगी और आप समाधान क्लासेस से जुड़ें और इसके ऑफलाइन बेस से भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि 5 अगस्त 2024 को प्रारंभ होने वाला है। धन्यवाद।